वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगी। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बता दूँगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 8 पर आएंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है न्याय की कुर्सी। न्याय किसे कहते हैं बच्चों? इंसाफ को कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना आपका न्याय से संबंधित है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना अच्छे से समझ आता जाएगा कि किस तरीके से एक बच्चा न्याय करता है, जो कि बिल्कुल सीधे और सच्चे तरीके से न्याय करता है। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। कहाँ पर मैदान था बच्चों? उज्जैन में, है ना। यहाँ वहाँ टीले थे, यानी कि छोटे छोटे, यानी कि बड़े बड़े से ना पहाड़ के टुकड़े से रखे हुए थे, वहाँ पर उन्हें टीले कहते हैं। एक दिन लड़कों का एक झुंड, एक ग्रुप उस मैदान में खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर गया। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज़ से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। क्या देखने की कोशिश की बच्चे ने कि ठोकर उसे किस चीज़ से लगी है, मगर वहाँ पर उसे एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखा। तो वह बच्चा उठ गया और उसने अपने मित्रों को बुलाकर वह शिलावा, यानी कि वह बड़ा सा पत्थर दिखाया। फिर शान से उस शिला, यानी कि उस बड़े से पत्थर के ऊपर बैठकर बोला कि ये मेरा सिंहासन है और मैं राजा हूँ। यानी कि देखो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि वो बच्चा इस बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़कर बैठ गया और कहने लगा कि ये बड़ा सा पत्थर जो है ना मेरी कुर्सी है और मैं इसका राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी हो। तुम अपनी अपनी फरियादें, यानी कि शिकायतें मेरे पास लेकर आना और मैं उनका फैसला करूंगा। यानी कि वो बच्चे खेल खेलने लगे राजा का और प्रजा का इंसाफ करने का, कि मैं सबका फैसला सुनाऊंगा। तो दूसरे लड़कों को ये खेल बहुत पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक, यानी कि मन से बनाया हुआ किस्सा सुनाते, फरियाद सुनाते उस लड़के को, यानी कि उस बच्चे को जो कि राजा बना हुआ था। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुना देता। इस खेल में इन बच्चों को इतना मज़ा आने लगा कि ये रोज़ाना यही खेल खेलने लगे। बात इधर उधर फैलने लगी कि लोग न्याय की बुद्धि की चर्चा करने लगे। यानी कि लोग वो जो बच्चा था ना, उस बच्चे की न्याय करने की बुद्धि की चर्चा करने लगे कि ये जो लड़का है ना बहुत अच्छा न्याय करता है। और ये बात पूरे ही नगर के अंदर उज्जैन में फेमस हो गई। एक दिन दो किसानों के बीच में ज़मीन को लेकर झगड़ा हो गया। मामला बहुत गंभीर था। टीले वाले लड़के की बहुत चर्चा थी उस समय गांव के अंदर। तो ये दोनों किसान भी राजा के पास जाने की बजाय इस लड़के के पास अपना फैसला करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के किस्सा सुना और फिर अपना फैसला सुनाया, और उसे सुनकर जो किसान थे ना दंग रह गए। तो फिर उस दिन के बाद से ना नगर के बाकी लोग भी उस लड़के के पास फैसला करवाने के लिए जाने लगे। अब धीरे धीरे ये बात राजा को पता लगी। तो राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आया कि ऐसा कौन लड़का है जो मेरी जगह अब फैसले करने लगा है। लोग मेरे पास ना आकर इस लड़के के पास फैसला करने के लिए जाने लगे हैं। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर, यानी कि सिपाहियों के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां पर लड़का अपना ये प्रिय खेल खेल रहा था। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वे स्तंभित, यानी कि बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और उसने अपने मंत्री से कहा कि ये लड़का तो वाकई में बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बुद्धि का होना तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़ों बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। यानी कि राजा भी सच में हैरान था कि इतना सा बच्चा इतने बड़े बड़े फैसले और बिल्कुल ठीक ठीक फैसले करता है। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज ये तो रोज़ वाला लड़का नहीं है, वह तो बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया लड़का इस टीले के ऊपर बैठा है। अब देखो लोगों ने क्या बताया महाराज को कि ये वो लड़का नहीं है जो रोज़ इस टीले के ऊपर बैठता था, ये कोई और लड़का है। वो लड़का तो अभी बीमार पड़ा है। ये तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी के अंदर कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। अब देखो राजा क्या कहने लगा कि ये तो बहुत बड़ी हैरानी की बात है। ज़रूर ये जो पत्थर की कुर्सी है ना इसके अंदर कोई ख़ास बात है। अब मैं इसकी जांच करूंगा। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वे पत्थर नहीं था, बहुत ही सुंदर सिंहासन था।
उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियाँ भी खुदी हुई थीं। इनके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियाँ भी बनी थीं। चारों ओर खबर फैल गई। वे बात ही बात में वे अच्छी खासी वहाँ पर भीड़ भी जमा हो गई। विद्वान पंडितों यानी कि बहुत बड़े बड़े पंडित जो कि बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने बताया कि ये कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। किसका सिंहासन था? ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, यानी कि राजा विक्रमादित्य के ज़रिए जो न्याय किया जाता था ना, उस न्याय से ना सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और राजा अपने इसी न्याय के फैसलों की वजह से बहुत फेमस थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा कि मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधा उस सिंहासन की ओर बढ़ा, पर उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई भी नज़र नहीं आया। वे फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर इसी प्रकार आवाज़ आई, ठहरो। इस बार राजा को आश्चर्य यानी कि हैरानी हुई कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। मूर्ति ने कहा कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य लायक हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? देखो, मूर्ति ने राजा से सवाल किया कि क्या तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक हो? क्या तुमने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की? राजा ने लज्जा यानी कि शर्म से सर झुका लिया। ये सच है कि हाल ही में मैंने एक दरबारी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था। तब तो तुम इस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हो, मूर्ति ने राजा को जवाब दिया। तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित यानी कि इसकी माफ़ी करनी होगी। ये कहकर मूर्ति अपनी आंखें फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वे फिर दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति बोली कि ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? तो राजा सकपका गया। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। तो राजा फिर से पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश के अंदर उड़ गई, यानी कि दूसरी बार भी राजा सिंहासन पर बैठने में असफल रहा। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास किया, पूजा पाठ किया। तीसरी बार भी फिर सिंहासन बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वे आगे बढ़ा। वे बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने भी पूछा कि बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? राजा फिर से पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा फिर से सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए, क्योंकि चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठे थे वे भोले भाले थे और उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इसके लायक हो, इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो, तो तभी बैठना। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा कि अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ, मुझे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला कौन हो सकता है? देखो, राजा ने अपने मन के अंदर क्या सोचा कि मेरे से ज़्यादा कोई बुद्धिमान और धनवान नहीं है और मैं ही इस सिंहासन पर बैठने के लायक हूँ, यानी कि राजा के मन में अभी भी घमंड था। ये कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों के साथ आगे बढ़ा, यानी कि राजा को लगा कि मैं उस कुर्सी पर बैठने के लायक हूँ। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश के अंदर उड़ गई और राजा सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। तो बच्चों, इस कहानी को किसने लिखा था? लीलावती भागवत ने लिखा था। और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अगर जब कभी कोई भी काम करना चाहिए तो उसको पूरी सच्चाई के साथ करना चाहिए। देखो, अब जो राजा थे ना, अपने सारे काम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से वो सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं थे और ना ही वो सिंहासन के ऊपर बैठने में कामयाब हो पाए थे। अब बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। पेज नंबर 14 से स्टार्ट हो रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि आपका प्रिय खेल कौन सा है और आप इसे कैसे खेलते हैं?
तो आंसर लिखोगे कि मेरा प्रिय खेल खो खो है और मैं इसे स्कूल में अपने मित्रों के साथ टीम में खेलती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है, अपना अनुभव बताओ। तो हाँ, स्कूल में जब मेरे दो मित्र आपस में एक पुस्तक के लिए लड़ रहे थे, जब मैंने उन्हें लाइब्रेरी से पुस्तक लेने का सुझाव दिया, जब जाकर उनकी समस्या का समाधान हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़कों के बारे में पता चलता तो आप क्या करते। तो मैं राजा के स्थान पर होता तो उस लड़के को बुलाकर उसके साहस और न्यायपरता की तारीफ करता। मैं उसे इनाम देता और दरबार में भी नौकरी देता। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, लड़कों के अंदर ऐसे कौन से गुण होंगे जिनके कारण वे सिंहासन पर बैठ पा रहे थे, जबकि राजा नहीं बैठ पा रहा था ना सिंहासन पर, मगर बच्चे आसानी से उस सिंहासन पर बैठ पा रहे थे। तो लड़कों में सत्य बोलने की अद्भुत आदत क्या थी। लड़कों में सत्य बोलने की आदत, न्यायप्रियता, ईमानदारी जैसे गुण थे। इसी कारण वे सिंहासन पर बैठने के योग्य थे। चारों क्वेश्चन आंसर बच्चों अपनी अपनी कॉपीज के अंदर लिख लेंगे। अब देखो नीचे की साइड ऑप्शनल क्वेश्चन है। यहाँ पर ना बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन है, तो इन चारों में से जो जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उसके ऊपर आपको ऐसे ऐसे स्टार सा बनाना है, इस तरीके से स्टार। एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो सकते हैं। राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला। तो लोगों द्वारा लड़के की न्याय की प्रशंसा सुनकर पता चला था। इसके अलावा मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर पता चला था। तो इसके बच्चों 2 ऑप्शन से सही हैं। अब देखो नीचे वाले क्वेश्चन के कितने ऑप्शन ठीक है। राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात पर हुआ था। तो बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, इस बात पर आश्चर्य था। लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, इस बात पर भी आश्चर्य था राजा को। सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, इस बात पर भी राजा को आश्चर्य था। तो तीनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि लड़कों को ये खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे। तो क्यों खेलने लगे, क्योंकि वे अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगता था, क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे, इसलिए वो इस गेम को खेला करते थे। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया था। क्यों किया था राजा ने उपवास क्यों रखा था, ताकि वे सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके, है ना। क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे स्टार बना दोगे। अब देखो नीचे की साइड भी कुछ क्वेश्चन हैं, तकरीबन 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा क्यों नहीं बैठ पा रहा था। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि सभी लड़कों के मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना था, वे न्याय प्रिय थे। राजा के साथ ऐसा ना था, उसने अपने जीवन में काफ़ी गलतियां की थी जिसके कारण वे सिंहासन पर बैठ ना सका। ठीक है बच्चों, पहले का क्वेश्चन और आंसर दोनों ही हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख दो। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था। अपने उत्तर का आपको कारण भी देना है। तो देखो इसका आंसर आप लिखोगे सेकंड का आंसर कि राजा को प्रायश्चित करने के बाद भी सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि 3 बार प्रायश्चित करने के बाद भी राजा के मन में कलेश की भावना भरी हुई थी। वे अपने आप को उन लड़कों से ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रहा था। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है कि दोनों किसानों ने अपने झगड़े निपटाने के लिए राजा के दरबार में जाने की बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया दोनों किसानों ने। तो आंसर होगा कि इस कहानी का तीसरा है ना, यहाँ पर है, दोनों लड़कों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने की बजाय लड़के के पास जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि लड़के का न्याय कौशल राजा से अच्छा था। चौथा क्वेश्चन है कि चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश के अंदर क्यों उड़ गई। ये बच्चों 5वां आंसर है ना, ये 5वां है, क्यों उड़ गई। तो इसका आंसर है देवदूत चाहते थे कि सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति सच्चा हो, दयालु हो और कभी किसी के साथ बुरा ना करने वाला हो, है ना।
लेकिन राजा की बातों से तो घमंड और अभिमान की झलक देखकर चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश के अंदर उड़ गई। पांचवा क्वेश्चन है कि इस कहानी को आप नया शीर्षक देना चाहोगे। तो इस कहानी का नया शीर्षक श्रेष्ठ सिंहासन हो सकता है, क्योंकि सिंहासन पर सच्चा व्यक्ति बैठ सकता है। तो बच्चों, पांचों क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी में लिख डालो। नेक्स्ट पेज पर आओगे, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन हैं। पेज नंबर 16 है बच्चों, ये 14 नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि कहानी में सिंहासन की मूर्तियाँ उड़कर किसी और जगह चली गईं, वे कहाँ जाती होंगी और वहाँ क्या करती होंगी। तो देखो, कहानी में सिंहासन की मूर्तियाँ उड़कर स्वर्ग में अपने राजा विक्रमादित्य के पास चली गई होंगी और वहाँ जाकर अपने राजा के न्यायपूर्ण कार्यों में भाग लेती होंगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल होता तो क्या होता। आप लिखोगे कि अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता, वे भी अपने न्यायपूर्ण कार्यों से प्रजा का लोकप्रिय राजा बन जाता, यानी कि वो भी फेमस हो जाता जब वो न्याय करता। अब देखो, नीचे लास्ट के अंदर आपको ये 2 है ना कन्वर्सेशन लिखी हुई है, यहाँ पर आपको चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे कि चौथी मूर्ति ने कहा, बात यहाँ पर अधूरी है तो कॉमा आ जाएगा इस जगह पर और यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। फिर कहा ठहरो, है ना। अब इसके बाद विस्मय आदि बोधक मार्क आ जाएगा। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठे थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कुलश नहीं था। अब देखो, यहाँ पर आकर बात पूरी हो गई, अल्पविराम आएगा और यहाँ पर बात ठहर ठहर कर कही गई है तो यहाँ पर कॉमा आ गए। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इसके योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब बात पूरी हो गई, इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर दो और अल्पविराम आ जाएगा। इसी तरीके से सबसे पहले राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, अल्पविराम, फिर उसने मन की बात कही, कॉमा आएगा और फिर आगे की बात को इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे इस तरीके से। अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। तो हूँ के बाद यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन मार्क आएगा, मैं राजा हूँ, राजा के बाद ऐसे करके अल्पविराम आएगा, मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन हो सकता है। तो कौन आया है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ, इन्वर्टेड कॉमास को बंद करोगे और लास्ट के अंदर अल्पविराम लगा दोगे। ध्यान से देखो, तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है। तो देखो, किसी भी चीज़ को संज्ञा कहते हैं। मूर्ति कोई चीज़ है तो मूर्ति संज्ञा आ गई। कौन सा शब्द संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता बता रहा है। तो मूर्ति की विशेषता क्या बता रहा है, मूर्ति कैसी है, तीसरी मूर्ति है। तो तीसरा जो शब्द है ना संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि मूर्ति की विशेषता बता रहा है। अब बच्चों, इन लाइनों में से ना आपको विशेषण शब्दों को छाट कर लिखना है। देखो, विशेषण क्या होता है। एक एग्जाम्पल लो, मीठा आम। तो आम कैसा है, मीठा है। तो जो शब्द दूसरे किसी चीज़ की क्वालिटी, खासियत, खूबी बताता है उसको विशेषण कहते हैं, यानी कि मीठा शब्द क्या है, विशेषण है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको वो सभी शब्द छाट कर बताने हैं कि कौन कौन से विशेषण हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कि एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। तो इनमें से विशेषण कौन कौन से हैं। तो देखो, एक है ना, दिन की खासियत क्या है, एक दिन कैसा था, एक दिन, झुंड कैसा था, एक झुंड था। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है कि उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। देखो, नगरी की क्या खासियत है, नगरी प्राचीन और ऐतिहासिक है, मैदान कैसा है, लंबा और चौड़ा है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। उम्र कैसी है, छोटी है, बुद्धि कैसी है, इतनी है। तो दोनों ही शब्द क्या है, विशेषण है। राजा ने देखा कि वे पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन है। तो सिंहासन कैसा था, बहुत ही सुंदर था। बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। भीड़ कैसी थी, ज़्यादा थी, अच्छी खासी थी। तो अच्छी खासी शब्द क्या है, विशेषण है। अब देखो, नीचे सिंहासन की एक तस्वीर है और कहा गया है कि आपको इस सिंहासन की विशेषताएं लिखनी है। देखो, आप में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि आप इस सिंहासन पर बैठ सको, यानी कि एक राजा में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दया होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, विवेकशीलता, सहनशीलता, संयम होना चाहिए, बलवान भी हो,
है ना। बस बलवान के बाद दयालुता तो 2 बार हो गया है। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 18 पर 2 क्वेश्चन है। कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़ा सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किसके पास जाते हैं? तो आप आंसर लिखोगे कि मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने बड़े भाई बहन, माता पिता या कक्षा अध्यापक के पास जाते हैं। हम उनके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि समस्याओं का समाधान वे तुरंत और ठीक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ न्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसा किया? तो हाँ, एक बार मेरे एक दोस्त ने मेरी पसंदीदा चीज़ ले ली और वापस नहीं दी। पहले मुझे बहुत बुरा लगा, फिर मैंने शांति से उससे बात की, अपनी बात समझाई, तो उसने माफ़ी मांगकर मेरी चीज़ मुझे वापस कर दी। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि चटाई है। चटाई की, इसे चटाई कहते हैं, है ना। ये घास, बाँस या प्लास्टिक से बनी होती है, इसे भूमि पर बिछाकर बैठते हैं। दरी है ये मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में दरी का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे लोग जब एक साथ बैठते हैं। मूड़ा, ये बाँस की पतली पतली डंडियों से तथा मोटे धागे से इसकी बुनाई की जाती है और इस पर बैठते हैं। इसे मोंडा, हमारी भाषा में मोंडा भी कहते हैं और यह बैठने के काम आता है। चारपाई, इसे हम अपनी भाषा में खटिया भी कहते हैं। ये लकड़ी तथा रस्सी की बुनाई से बनाई जाती है। इसको लेटने तथा बैठने के लिए उपयोग किया जाता है। पीढ़ा, ये लकड़ी का, है ना, ये लकड़ी का बना होता है। इसे बैठने, पूजा करने तथा रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे हम पटरा भी कहते हैं, तो यहाँ पर पटरा लिख दो हमारी भाषा में। टाटपट्टी, ये जूट या बोरे से बनती है। स्कूल में बच्चों को बैठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो हमारे यहाँ टाटपट्टी को भी टाटपट्टी ही कहते हैं, तो यहाँ पर भी आप टाटपट्टी लिख दो। लास्ट के अंदर बच्चों 4 पहेलियाँ हैं, पढ़कर बताती हूँ। गोंड पहेली, ना तो खाए ना तो पीवे, संग माँ रेंगत है, ना खाती है ना पीती है, संग संग चलती है, तो ये है छाया। ऐसे ही हरे मटके का लाल पेट, रस पी लो भरपेट, तो ये क्या है? तरबूज। अब देखो इसी तरीके से अगली है, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, तो इसको मोर कहते हैं। बच्चों ये ऊपर अलग भाषाओं में भी लिखी है, मगर मैं डायरेक्ट हिंदी में पढ़कर बता रही हूँ। एक लड़की की ऐसी कहानी, उसमें छिपा है मीठा पानी, तो ये क्या है? गन्ना है। लकड़ी है बच्चों, एक लकड़ी। एक दीपक से चारों ओर उजियारा, तो ये क्या है? सूर्य है। लास्ट में बच्चों एक्टिविटी है, अपनी कक्षा में किन्हीं 2 समस्याओं को चुनिए और उन पर न्याय करना है। बच्चे 2 समूहों के अंदर बढ़ जाएंगे, है ना, तो आप किस तरीके से 2 समस्याएं चुनकर, है ना, उसके लिए न्याय कर सकते हैं। यानी कि आपको इस स्लैब को भरना है, तो मैंने देखो इसे यहाँ पर पूरा लिख दिया है। समस्या 1, कक्षा में शोर करना। समाधान, बच्चों को समझाना कि शोर करने से पढ़ाई में बाधा आती है, सभी को बैठकर पढ़ाई करने की आदत डालनी चाहिए। शोर करने वालों को विनम्रता से समझाना और मिलकर नियम बनाना। दूसरी प्रॉब्लम, कक्षा और स्कूल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी जिम्मेदारी लें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, सफाई का महत्व बढ़ाएं और सबको प्रेरित करें।